जब से एक्साइज डिपार्टमेंट की नई पॉलिसी आई है तब से वाइन ट्रेडर्स के बीच में खलबली मची हुई है। नए नए फैसले जो हैं वो लिए जा रहे हैं, कभी वो प्रदर्शन करते हैं, कभी कुछ करते हैं, और अब उन्होंने ये फैसला लिया है कि 3 दिन वाइन शॉप्स जो हैं वो बंद रहेंगी। ऐसा फैसला लेने की नौबत क्यों आ गई इनको, ये इन्हीं से जानेंगे। सर, आप अपना नाम बताएंगे? मनमोहन सिंह मेरा नाम है। अच्छा मनमोहन जी, मैं ये जानना चाह रहा हूँ क्यों आपको ऐसा फैसला लेना पड़ गया कि 3 दिन वाइन शॉप्स जो हैं वो बंद रखी जाएगी आपकी तरफ से? देखिए, आज का ये जो फैसला वाइन ट्रेडर्स ने लिया है, ये हमें मजबूर किया गया एक्साइज डिपार्टमेंट की तरफ से, J&K की गवर्नमेंट की तरफ से, क्योंकि हम लोग पिछले 1 महीने से, जब से ये एक्साइज की नई पॉलिसी इन्होंने फ्लोट की है, ये हमें आज तक समझ नहीं आई ये किसके हक की पॉलिसी इन्होंने फ्लोट की है। इसको हम नकारते हैं, और नकारते हुए आज हमने ये फैसला लिया कि हम ये 3 दिन का जो है बंद रखेंगे प्रोटेस्ट में। साथ में इनकी इसी पॉलिसी के तहत में ये नए रेट्स भी फ्लोट नहीं कर पाए मार्केट में। आज 15 दिन हो गए हमारी दुकानों पे हज़ारों लाखों करोड़ों का माल पड़ा हुआ है, और ये उस माल को हमें बेचने के लिए 1 महीने का टाइम दिया, और महीने में हम बेच ही नहीं पा रहे। पब्लिक हमें तंग कर रही है। नहीं, उन्होंने कहा था नए रेट्स आ जाएंगे, नहीं लेकिन आए रेट अभी तक। देसी के आगे थे। देसी के रेट आए हैं, लेकिन देसी हर जगह नहीं बिकती। हमें IMFL भी रेट चाहिए। जो ब्रांड पॉपुलर ब्रांड्स हैं, वो ब्रांड्स को ये बेचने नहीं दे रहे हमें। उस माल को कैसे हम कंज्यूम करेंगे 1 महीने के अंदर अंदर? उसकी लायबिलिटी किसकी बनाएंगे ये? तो यही कारण है कि आप जी हाँ, इस पॉलिसी को हम रिजेक्ट करते हुए, इनकी विचारधारा को रिजेक्ट करते हुए, हम आज का ये प्रोटेस्ट जो हमने 3 दिन का रखा है, अगर ये सीधे लाइन पे नहीं आएंगे, हम इसको आगे बढ़ाएंगे भी। जैसे हमारी यूनियंस, जैसे हमें लोगों को प्रोटेस्ट में साथ मिल रहा है, हम इसको आगे बढ़ाते जाएंगे। कई लोग ये भी कह रहे हैं कि ये जो नई पॉलिसी आई है उसमें बाकी जो जम्मू के लोग हैं उनको भी मौका मिलना चाहिए, वो भी लाइसेंस लें। तो ये क्या मिल सकते हैं लोगों को? इसकी थोड़ी जानकारी दें लोगों को। देखिए, हम पहले भी 56 से ये जम्मू कश्मीर में लाइसेंसिंग सिस्टम चल रहा है। उसके बाद ये 70s में भी इशू हुए, फिर 80s में भी हुए, 90s में भी हुए। कभी भी हमारी पिछली सरकारों ने इस लाइसेंस सिस्टम को कभी इन्होंने देने से कभी किसी को इनकार नहीं किया। पहले ये नौजवानों को देते थे, अनएम्प्लॉयमेंट को एडजस्ट करते थे। धीरे धीरे अब जो ये नई सरकार आई है, इनके पास पॉलिसी ही कोई नहीं है। इनके पास कोई पॉलिसी नहीं है। ये बता दें हमें कि जो नई पॉलिसी इन्होंने फ्लोट की है, इसमें किस अनएम्प्लॉयड यूथ के लिए कर रहे हैं, किस OB SC ST को कर रहे हैं, किस बैकवर्ड क्लास को ये रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं, जिस क्लासेस को ये लोअर क्लासेस को ऊपर उठाने की बात कर रहे हैं, किस नौजवान गरीब तबके को ये टच कर रहे हैं। इन्होंने जो पॉलिसी लाई है, इनको खुद ही नहीं पता कि इस पॉलिसी से हम किसको बेनिफिट दे रहे हैं। हाँ, इससे बेनिफिट दे रहे हैं उन ठेकेदारों को, यूपी के, उन बिहार के, उन राजस्थान के, उन पंजाब के ठेकेदारों को, जिनके साथ बैठ के इन्होंने पॉलिसी ड्राफ्ट की है। ये उनको बेनिफिट देने के लिए ये पॉलिसी बना रहे हैं। और हम जो यहाँ अनएम्प्लॉयड यूथ जो यहाँ एडजस्ट हुए थे आज से 20-20, 25-25 साल पहले, आज हम ओवर एज हो गए हैं, हमें ये खज्जल कर रहे हैं। हमारी रीएबिलिटेशन का भी इनके पास कोई प्रोग्राम नहीं है। ये तो राइट टू जस्टिस, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फूड, ये सब हमसे छीनना चाहते हैं। हम इनको बार बार यही कहते हैं, हमें पहले कन्विंस तो करें कि ये पॉलिसी इन्होंने किसके लिए लाई है, कौन सा रेवेन्यू से इंक्रीज कर रहे हैं। मान लो अगर कोई नया बंदा इसके लिए लाइसेंस के लिए अप्लाई करता है तो उसके लिए क्या प्रावधान रखे गए हैं? उसको क्या क्या मॉर्गेज करना होगा? देखिए, ये पहली बार हिंदुस्तान में हम देखने को मिल रहा है कि जिस पॉलिसी का कोई मतलब ही नहीं है। हम इनको बार बार चैलेंज कर रहे हैं कि आपकी पॉलिसी बैठ के पब्लिक में आप इसको नौजवानों को बताइए। इन्होंने 2 दिन टाइम रखा था नगरोटा में कि बुलाया था लोगों ने जब इनसे क्वेश्चन पूछे, हमारे माननीय कमिश्नर साहब उठ के भाग गए, DC साहब का पता ही नहीं था, और सेक्रेटरीट से पॉलिसी बनाने वाले वहाँ से इनकार करके चले गए। वो सवालों का जवाब दे ही नहीं पाए। ये चीज़ें ऊपर मीडिया में हैं, आप भी इनसे जाके क्वेश्चन कीजिए कि सर, इस पॉलिसी से आप किसको एडजस्ट करना चाहते हैं, कौन सा यूथ, कौन सा रेवेन्यू, कौन सी क्लास इससे जो डेवलपमेंट होगी 370 धारा टूटने के बाद। और जो इन्होंने ये प्रॉपर्टी का जो प्राविधान रखा है, ये एक आई वॉश रखा हुआ है, इन्होंने डोमिसाइल का एक आई वॉश रखा हुआ है, जो सिर्फ एक बड़े ठेकेदारों को इन्होंने इकट्ठा करने के लिए, हमें मारने के लिए, जम्मू के यूथ को मारने के लिए, जम्मू के पुराने ट्रेडर्स को मारने के लिए ये एक इन्होंने बहाना बनाया हुआ है डोमिसाइल का, बाकी कुछ नहीं। बाकी ये ठेकेदारों को एडजस्ट कर रहे हैं। हाँ, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जैसे आपने कहा था कि ये पॉलिसी आप कहते हैं कि आम जनता के लिए है, बाकियों को मौका मिलेगा। आप मुझे बताइए, जम्मू में कितने लोगों के पास 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है? एक मिनिमम छोटी सी दुकान को बिड करने के लिए 1 करोड़ रुपया आपको हार्ड मनी चाहिए। 1 करोड़ 1 करोड़ रुपया आपको मनी चाहिए। कल को
आपकी दुकान बंद हो जाती है लॉकडाउन में, कुछ हो जाता है, आपका वो मॉर्टगेज करके आपका घर भी ले लेंगे, दुकान भी ले लेंगे, अपना रेवेन्यू तो वो सेव कर रहे हैं। पहले जो पॉलिसी होती थी उनमें अनएम्प्लॉयमेंट के बेसिस पे मिलते थे लाइसेंस, एक्स सर्विसमैन को मिलते थे। इस पॉलिसी में ऐसा है, जो जितनी बोली लगा देगा उसको वो लाइसेंस मिल जाएगा। जो भी जितनी भी बोली, आप सबसे ज़्यादा बोली लगा देंगे आपको लाइसेंस मिल जाएगा। बाकी इनको कोई पता नहीं है, इनसे आप सवाल पूछिए, एक्साइज कमिश्नर से सवाल पूछिए, आप डिविजनल कमिश्नर से, ये डीसी से पूछिए सवाल, वो कहते हैं हमें कुछ नहीं पता है जी, ये गवर्नर साहब की पॉलिसी है। हाँ, ये एज अ पपेट एक्ट कर रहे हैं एक्साइज डिपार्टमेंट में, इनको कुछ पता ही नहीं है, जस्ट बता दिया कि आपको ये साइन कर दीजिए पॉलिसी के ऊपर, उनको खुद क्लैरिटी नहीं है चीज़ों के लिए क्या होना है क्या नहीं होना है। मतलब नए लोगों को भी फिर बेवकूफ़ी बना रहे हैं। वो तो ये सपने देख रहे हैं कि चलो हमें मौका मिल जाएगा, पुराने लोग हैं लाइसेंस लेकर बैठे हुए हैं, हमें मौका नहीं दे रहे थे, अब हम पैसा कमाएंगे, तो वो भी फिर उनके सपने तो सिर्फ आई वॉश लोगों को दिखाने के लिए बोल रहे हैं कि अपॉर्चुनिटी मिलेगी, फिर से सबको मौका मिलेगा इसमें आने का, बट मौका तो मिलना ही नहीं है, सिर्फ दिखाने के लिए मौका मिलेगा, ले तो कोई और जाएगा। अच्छा, आपके सामने तो चीज़ होगी बट आप उसको छू नहीं सकोगे, बस देख सकते हो कि हाँ हो गई ऑक्शन जी। ये तो इतनी ज़्यादा प्रॉपर्टी है, इतना ज़्यादा किसके पास होंगे पैसे? बाहर के लोग आएंगे फिर यहाँ पर? ऑब्वियसली बात है, बाहर के लोग आएंगे। जैसे आपको पता है 1,22,000 ऐसे लोग हैं जिनका विदाउट स्टेट सब्जेक्ट डोमिसाइल सर्टिफिकेट बन चुका हुआ है। तो दैट मीन्स ये मेरे फिगर नहीं है, ये थोड़े दिन पहले न्यूज़ में पब्लिश हुआ है। तो ये अगर PIL लगा के फिगर्स निकले हैं तो ये इसमें रियलिटी है। दैट मीन्स ये प्लानिंग बहुत देर से हो रही थी। ये तो लोगों को बेवकूफ़ बनाने वाली बात हो गई कि जो डोमिसाइल है बाकी लोगों को मौका मिलेगा। किसको मौका? आप 3 महीने बाद जब ये पॉलिसी इंप्लीमेंट हो जाएगी ना, तब आइएगा, पूछिएगा कितने जम्मू के लोग हैं जिनको ये लाइसेंस मिले हैं। सर क्या नाम है आपका? राज गंडोत्रा। अच्छा, मैं जानना चाहूँगा आपने लाइसेंस कब लिया था? 1959 में मेरे फादर ने लिया था। उसके बाद मैंने एजुकेशन की, BSc LLB की। ठीक है, फादर ने मेरे को प्रैक्टिस वगैरह कुछ नहीं करने दी, क्योंकि बीइंग ए सन, तो उन्होंने कहा मैं मेरे साथ तुम दुकान चलाइए। आई हैव डन BSc LLB। दुकान चलाना शुरू कर दी। उस वक्त हमारे यहाँ लाइसेंस फीस होती थी 5,000, 15,000। 15,000 फीस जब होती थी तो वो हम हाफ ईयरली देते थे। पहले 7,500 रुपया 6 महीने का, फिर 7,500 रुपया अगले 6 महीने का। ऐसे गुजरते गुजरते लाइसेंस फीस बढ़ती गई, टाइम आते आते लाइसेंस फीसें बढ़ती गई। ठीक है, आज की डेट में हमारा जो मेन मुद्दा है, हम कहते हैं कि हम इसमें नहीं पार्टिसिपेट कर सकते। LG साहब को भी कहते हैं कि आप पार्टिसिपेट करिए। सवाल तो ये है कि हम पार्टिसिपेट करें तो करें कैसे? अगर आपने हमारी मिनिमम गारंटी फिक्स की है 69 लाख रुपीज़, मैं बताता हूँ। जैसे मेरी दुकान की मिनिमम गारंटी है 69 लाख रुपीज़। 69 लाख रुपीज़ मुझे साल के बाद टैक्स मैंने देना ही देना है, चाहे बिजनेस हो या ना हो, चाहे हो या ना हो। तो वो तो मैं पहले भी दे रहा था। अगर 69 नहीं दे रहा था, 60 होगा, 59 होगा, ये तो मैं पहले भी दे रहा था। पॉलिसी चेंज करने की क्या ज़रूरत थी? मुझे ये बताएं ना। अगर आपको 69 चाहिए, ठीक है, आप हमें बैठाइए भाई, तेरा रेवेन्यू, हर दुकानदार को बैठा के पूछे जी तेरा रेवेन्यू इतना बनता है, वेदर यू आर विलिंग टू पे अस। जो कहता है जी हम दे देंगे, हम दे देंगे। जो कहता है हम नहीं दे सकते, हम कहेंगे हम नहीं दे सकते। ठीक हो गया। आगे होता था, हम माल बेचते थे तो हमारा टैक्स बनता था। अब ये कहते हैं कि आपका टैक्स फिक्स कर दिया हमने, आपका माल बिके या ना बिके ये आम जनता को नहीं मालूम है। आम जनता, जैसे मैं बोल रहा हूँ तो आपके पास आते जाएंगे, अरे पीछे हट जा, मैं आऊँगा, मैं चलाऊँगा। अरे बाबा, मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ कि भैया आप आओ, कम से कम आपको पता तो लगे जब आपकी प्रॉपर्टियाँ बिकेंगी। अगर मैं एक आदमी जो बिजनेस में 50 साल से बैठा हुआ है, अगर वो नहीं बिजनेस कर सकता तो मैं कहता हूँ जो नया आएगा वो क्या चलाएगा? वो नहीं चला सकता।
मैं लिख के देता हूँ अपने खून से। कहना और करने में बहुत फर्क होता है। अगर हम ही कर सकते होते तो हम खुद ही क्यों ना करते। चेंज ऑफ सिस्टम है ना। ठीक है जी, आप हमें बता रहे हैं जी 69 लाख आपका रेवेन्यू है, लेकिन वो हमारा होता था सेल में। ठीक हो गया, एक आइटम खत्म हो गई। फिर दूसरा ये कहते हैं हम आपको 10% प्रॉफिट देंगे। आगे हमारा 10% प्रॉफिट होता था बेचने पे, सेल पे। अब ये कहते हैं परचेज पे। परचेज का भी हिसाब बता देता हूँ आपको छोटा छोटा। जेके देसी की बोतल की पेटी में 12 बोतलें होती हैं, वो है 408 रुपए की। 408 रुपए की फैक्ट्री से चलती है। और जब मैं दुकानदार होलसेलर से खरीदने जाऊंगा तो वो पेटी हो जाएगी 2015 रुपए की। जाकर फिगर नोट कर लीजिए आप बेचक साइज से। अच्छा, 400 450 की चलेगी, 2000 408 रुपए की चलेगी, 2015 की हो जाएगी टैक्सेस डाल के। अच्छा। हाँ जी, उसको मिलेगा होलसेलर को 4% प्रॉफिट। उसको 4% प्रॉफिट है जो आपकी पॉलिसी में लिखा हुआ है। ठीक है, ठीक है। मेरे को लिखा है 10% प्रॉफिट ऑन दी सेल। जब मैंने उसको बेचा तो मेरी वो पेटी बिकती है 3600 रुपए की। उसका रेट गवर्नमेंट ने फिक्स किया हुआ है 300 रुपया पर बॉटल। तो मैंने वो बेची 3600 रुपए की। मुझे जनाब 3600 रुपए का माल बेचने के बाद प्रॉफिट मिला 195 रुपए। कैलकुलेट करके देख लीजिएगा बस। हाँ जी। अगर मेरी वो बॉटल टूट गई तो वो मेरा लॉस हो गया। एक पेटी का नहीं, जब तक मैं 4-5 पेटियां नहीं बेच लूंगा मेरा वो लॉस है। तो फिर इस बिजनेस में जब बेनिफिट ही नहीं है तो बिजनेस करने की हमारे बिजनेस के से ज़्यादा तो ये जो मेडिकल की दुकानों पे ये बिकती हैं आपकी दवाइयाँ, वो 15% आपको लेस करके माल आजकल दवाइयाँ देते हैं। दिल्ली में आप चले जाइए 25% लेस पे माल बिकता है। दिल्ली में 25% लेस पे माल बिकता है ये आपकी दवाई। कंफर्म कर लीजिएगा दिल्ली से भी। ये मत समझिएगा कि मैं कुछ झूठ बोल रहा हूँ। 20 से 25% दुकानों। मैंने कोरोना के टाइम में मैरी विटाल एक मेडिसिन होती है, कोरोना की थी वो। उसमें विटामिन ए, विटामिन बी, सी और वो क्या था, एक के था, क्या था विटामिन, अल्काइन जो थी। मैंने होलसेलर से वो पैकेट गोलियों का 10 का नहीं, पूरा पैकेट डब्बी जिस पे 1500 रुपया MRP थी, मैंने जनाब 600 रुपये पे ली। मुझे वो 600 रुपये पे उसने दी। तो आप ये अंदाज़ा लगाइए कि 1500 रुपये की MRP आपको 600 रुपये में मिल रही है। इसका मतलब है 900 रुपया उसका मार्जिन था। समझ की बात को। तो अभी लड़ाई ये है कि ये जो पॉलिसी आ रही है हम ये कहते हैं एज इट इज, जैसे हम चल रहे थे हम आपको चलने को तैयार हैं। आपने हमारा रेवेन्यू फिक्स किया है, हम देने को तैयार हैं। मेरी बात को समझ गए। उसके बाद ये कहते हैं डोमिसाइल सर्टिफिकेट दीजिए। किस चीज़ के लिए? गारंटी के लिए कि आप सर्टिफिकेट नहीं, सॉरी, सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट प्रॉपर्टी का। अच्छा, वो मैं आपको 69 लाख का प्रॉपर्टी का सर्टिफिकेट दूंगा पहले। वो किस लिए आप रखेंगे पता है आपको? जो आप लोगों को नहीं बताया गया, वो 1 साल तक मेरा उनके पास पड़ा रहेगा। मेरी प्रॉपर्टी एक किस्म की उनके पास मॉर्गेज है, मैं उसको बेच नहीं सकता हूँ। ताकि अगर मैं बीच में कहीं जगह पे भी फेल हो जाता हूँ पैसा देने के लिए, तो वो मेरी प्रॉपर्टी एज पर दी लैंड रेवेन्यू एक्ट के हिसाब से बेची जाएगी और उससे वो अपना वो इकट्ठा करेंगे रेवेन्यू। क्यों जम्मू वालों को नंगा क्यों किया जा रहा है? बड़े लोग कहते हैं जी आपने बहुत कमा लिया, हमें भी कमाने दो, हमें भी करने दो। आओ भैया बोलिए दो। दूसरी बात, बाप की प्रॉपर्टी अगर है वो अपने बेटे को गारंटी पे नहीं दे सकता। बेटे के नाम आज वो समय नहीं है कि जीते जी कोई आदमी
अपनी प्रॉपर्टी अपने बेटे के नाम कर देगा, क्योंकि बाद में उसने वृद्ध आश्रम में नहीं जाना है, उसने वृद्ध आश्रम में नहीं जाना है। ये तो आपको भी मालूम है कि वृद्ध आश्रम में कितनी हालात खराब हैं। रेमंड वाला हम तो कुछ भी नहीं है उसके आगे। रेमंड वाला उसको उसके बच्चों ने वृद्ध आश्रम भेज दिया, हम किस बात की मूली हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ये जनाब यूपी से आए हैं हमारे एलजी साहब, ये मुझे बताएं पहले, ये जो यूपी से आए हैं इनको क्या पता है जम्मू का? इनको जम्मू का कुछ नहीं मालूम है, इनको वापस भेज देना चाहिए सेंटर को। ये तो हम समझ गए कि आप पॉलिसी और श्रीनगर का कोई महमडन भी अगर ये हमारा एलजी लगा देंगे हमें मंजूर है वो। क्यों? ये हमें रोज डराते थे दफा 370 तोड़ेंगे, जम्मू वालों को फायदा होगा। मैं कहता हूँ हमें मुसलमान ही अच्छे थे श्रीनगर के, जिनके जीते जी हम बर्बाद नहीं हुए। आज हम बर्बाद हो रहे हैं इन लोगों के हाथ में। ये यूपी से आए हैं, इन्होंने यूपी की गरीबी देखी हुई है, इनको जम्मू के लोगों के घर नहीं पसंद आ रहे। इनको लोग ये समझते हैं कि घर बन गए हैं, ये बहुत पैसे वाले हैं। अरे बाबा लूटो नहीं, लूटने की बात तो बाद में आई। वो बाबा पहले ये तो पता करो इस घर के अगेंस्ट बैंक लोन कितना है। गांव में लोग मकान बनाते हैं, जिनकी ज़मीनें हैं, एग्रीकल्चर लैंड्स हैं, वो घर में एक मकान बनाते हैं, वो भी पहले एक कमरा और एक किचन बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद वो धीरे धीरे मकान बनाते हैं। अगर वो 4 भाई होते हैं, 50 कनाल ज़मीन है तो 4 भाई 50 कनाल ज़मीन बांटते हैं, ठीक है। वो भी बाप के मरने के बाद, बाप के मरने से पहले नहीं। आज के ज़माने में लिखा जाता है आइदर ऑफ दी सर्वाइवल। ये चाहते हैं जो यूपी में मैंने गरीबी देखी हुई है वो मैं JNK में कर दूं, समझे? ये सेंटर। और क्यों इन्होंने पॉलिसी बनाई है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने कहा इनको चाहिए था ये पॉलिसी सेंटर में भेजी जाती अप्रूवल के लिए, होम मिनिस्ट्री को जी। जिनको पता होता कुछ नहीं है। नहीं, अगर ये लोग नहीं मानेंगे तो अब आपने 3 दिन का, जैसे ये वाइन शॉप्स बंद रखी हैं, तो 3 दिन के बाद फिर क्या फैसला लेने वाले हैं? 3 दिन के बाद फिर डिसाइड करेंगे क्या करना है। अच्छा, अभी 3 दिन तक ही बंद है? हाँ, ये तो देखो जी, मैं तो सीधा कहता हूँ, यहाँ जो हमारा फाइनेंस कमिश्नर बैठा हुआ है वो हम 3 दफ़ा उससे मिले। वो कहता था जी मैं नहीं चाहता हूँ कि आप लोग सड़क पे आओ, ये सब बकवास था। वो सड़क पे लाना चाहता था हमें। कथनी और करने में अंतर है। यस, ये आवाज़ उसके तक पहुँचनी चाहिए, उस फाइनेंस कमिश्नर अरुण मेहता के हाथ में, कि भैया ये सुन, तू लोगों को बेवकूफ़ बनाता था, बुला बुला के स्टेक होल्डर को, कि मैं नहीं चाहता हूं कि आप लोग सड़क पे आएं। तो तूने तो सड़क पे लाया हमको। एक्साइज कमिश्नर, डिप्टी एक्साइज कमिश्नर को लोग पूछने जाते हैं, बताओ भाई क्या पॉलिसी है, ये पॉलिसी में क्या लिखा हुआ है, NOC क्या है? वो कहते हैं हमें नहीं मालूम है, जो कुछ इसमें है वही है, देख लो भाई। अगर कोई ज़्यादा पूछता है तो उसे कहते हैं आप बिड मत दो। क्या मतलब है ये बात करने का? तमीज़ नहीं है उसको बात करने की? केस है वो, इसलिए ना। अभी थोड़े दिन पहले मिस्टर असीम सानी ने इंटरव्यू दिया, जो एडिशनल एडवोकेट जनरल हैं। नहीं जी, हम चाहते हैं छोटे बच्चे आएँ, छोटे लड़के आएँ, एंटरप्राइजेज आएँ। साले किस लिए आएँ? वो किस लिए आएँ? हट, छोड़ो, बात करने दो मेरे को। किस लिए आए? अपनी तबाही करने के लिए, अपनी तबाही करने के लिए आएंगे ना वो। जो बच्चे एंटरप्राइजर आएंगे आपके पास, उनको कहा जाता है जी आप बैंक लोन लो। भैया बैंक लोन किस अगेंस्ट लेंगे? प्रॉपर्टी के। तो प्रॉपर्टी तो पेरेंट्स की है, पेरेंट्स ग्रंटर बन सकता है, ही कैन नॉट बी ए ओनर। ग्रंटर बनेगा ना। हम भी तैयार हैं गारंटी देने को अपने बच्चों के लिए। क्या मजाक है? आप तबाह कर रहे हैं सोसाइटी को या पाल रहे हैं? बताइए ना मुझे। चलिए, शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये पॉलिसी जो है, जैसे ये कह रहे हैं
अगर ये बिजनेस नहीं कर सकते तो फिर जम्मू वासियों को इस बात का जो खौफ देख रहे हैं कि हम आ जाएंगे, हमें लाइसेंस मिल जाएगा, तो हो सकता है फिर उनको भी ना मिले। निराशा है। और इन्होंने 3 दिन बंद रखी हैं वाइन शॉप्स। अगर 3 दिन तक कोई फैसला एडमिनिस्ट्रेशन नहीं लेती है तो उसके बाद आगे का फैसला ये 3 दिन के बाद लेंगे। मार तो गए हैं हम। बाकी आप लोग पार्टी देखते से मर रहे चुके दैनिक हैं। स्टेट समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी अरुण डोगरा को दें इजाजत। नमस्कार।